दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों सुनामी लहरों के साथ आज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है और ये जो सुनामी लहरें हैं ये कुछ और नहीं होती, ये असल में सबमेरीन अर्थक्वेक्स का ही हिस्सा है। समुद्र की तलहटी में जो सी सरफेस है उस पर भूकंप आता है, अर्थक्वेक की घटना होती है, या फाल्ट बनते हैं या फोल्ड बन जाते हैं। इस वजह से समुद्र की जो तलहटी है उसमें हलचल उत्पन्न होती है, मूवमेंट्स बनते हैं और वही जो मूवमेंट होते हैं वह सी वेव्स के रूप में ऊपर आते हैं और इनकी जो हाइट है बहुत ज़्यादा ऊंची होती है और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। यह जो वेव्स होती हैं इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है और ये बहुत तेज़ रफ्तार में चलती हैं। यही कारण है कि ये इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, यानी विनाशकारी होती हैं। तो इन्हीं सुनामी लहरों के बारे में आज हम शुरू करने वाले हैं, यहीं से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगी। आगे चले इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, आइए पहले उसको देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा यूपी एसएससी वाला जो पैटर्न है उसके लिए भी, मतलब जो यूपी ट्रिपल एससी वाला आयोग है उसकी जो परीक्षाएं हैं उसके लिए भी इसे संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा ईपीएफओ के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है। ये सब कोर्सेज हैं और प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल या आंसर राइटिंग वाले जितने भी प्रोग्राम हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह, वो सब भी चलाए जाते हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 मोबाइल नंबर है, यहाँ पर ये कॉल करने का ऑप्शन है ना, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको जरूर ज्वाइन करिए। इसका नाम जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से है, मतलब @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से ये है। और इसके अलावा वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से है। तो ये दोनों जो टेलीग्राम के चैनल है ये पूरी तरह से निःशुल्क है। इसके अलावा यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज़ आप हमारे देखते हैं वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। तो आप इनसे जुड़े रहिए, इन्हें देखते रहिए और पूरा इसका लाभ लीजिए। जो चीज़ें निःशुल्क हैं आप उसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर पर भी जुड़े रहिए, ट्विटर पर अपना अकाउंट बना लीजिए और ट्वीट्स को लगातार देखिए जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से किए जाते हैं। वहाँ पर तरह तरह के पोल्स आयोजित किए जाते हैं, विचार मांगे जाते हैं आपसे, तो अपने विचारों को वहाँ आप साझा कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं, आप चलते हैं आगे। दोस्तों जो सबमेरीन अर्थक्वेक्स होते हैं यानी अंतः सागरीय भूकंप होते हैं, समुद्र के अंदर आने वाले जो अर्थक्वेक होते हैं उनके द्वारा जो वेव्स जनरेट होती हैं, जिन वेव्स का ओरिजिन होता है उसी को हम सुनामी कहते हैं। और इसमें होता क्या है, तो जो सी सरफेस होता है उसके अंदर, या ये कह लीजिए कि सागर की जो तली होती है उसके अंदर अचानक बदलाव होने लगते हैं, चेंजेस आने लगते हैं या फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है, वहाँ का जो सागरीय जल होता है, ओशनिक वाटर होता है, वो वहाँ से डिस्प्लेस होने लगता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट होने लगता है। इस प्रकार से सुनामी लहरें बनती हैं, इनका आविर्भाव होता है। अब प्रश्न ये है कि समुद्र की जो तलहटी है, जो सी सरफेस है, उसमें इस प्रकार के चेंजेस क्यों आते हैं, कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से इस प्रकार के चेंजेस आते हैं। तो आइए इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं और उन कारणों के बारे में पता लगाते हैं जिनकी वजह से सुनामी लहरें जनरेट होती हैं। बाय डिफिनीशन पहले सुनामी को देख लीजिए। सुनामी इज अ जापानीज वर्ड इन विच सू स्टैंड फॉर हार्बर एंड नामी फॉर वेव्स। यहाँ पर 2 शब्दों में इन्हें तोड़ दिया गया है, मतलब ब्रेक कर दिया गया है। और 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो सू है, यहाँ पर टी साइलेंट है, SU का ही उच्चारण करेंगे, टी साथ में रहता है लेकिन टी का उच्चारण नहीं करते, टी साथ में जुड़ा रहता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो सू शब्द है ये हार्बर के लिए इस्तेमाल किया गया है और जो नामी शब्द है इनका मतलब होता है वेव। और ये किस भाषा के हैं, तो ये जो लैंग्वेज है ये जापानीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोज फास्ट मूविंग वेव्स, वे तेज गति से चलने वाली तरंगे, विच अफेक्ट पोर्ट हार्बर, पोर्ट या हार्बर मतलब जो तटवर्ती पत्तन या बंदरगाह होते हैं, उनको ये प्रभावित करती है। और इस प्रकार की जो फास्ट मूविंग वेव्स होती हैं उन्हीं को हम सुनामी कहते हैं। तो ये सुनामी क्या है, ये जापानीज लैंग्वेज का वर्ड है और इसमें सू का मतलब होता है हार्बर यानी पत्तन या बंदरगाह, और जो नामी है इसका मतलब होता है वेव्स। ये हमने देखा, तो इसका मतलब क्या निकला कि इस प्रकार की फास्ट मूविंग वेव्स जो कि पत्तन या बंदरगाह या ये कह लीजिए कि जो पोर्ट होते हैं उन पर बुरा प्रभाव डालती है, उन्हें प्रभावित करती है, वो कहलाती है सुनामी। अब सुनामी आर अनयूजुअल वेव्स विच ट्रांसवर्स पैरेलल टू द सी फ्लोर, यह सी फ्लोर के पैरेलल होती है, ट्रांसवर्स पैरेलल होती है। और एज अ लार्ज वेव, ये एक बहुत बड़ी तरंगें होती हैं, मतलब इनका जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है। इट्स वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली टूवर्ड्स पोर्ट और हार्बर, पोर्ट या हार्बर की ओर बढ़ते हुए इनका जो एम्पलीट्यूड है या इनकी जो वेवलेंथ है, मतलब इनकी जो तरंग दैर्घ्य है या आयाम है, उसमें लगातार कंटिन्यूअसली इंक्रीजमेंट होता है, वृद्धि होती है। एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ लगातार इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे ये पोर्ट की ओर मूव करती हैं या उधर बढ़ती हैं।
ये बड़ी बात है। समुद्र की तलहटी में इनका जन्म होता है, मतलब वहाँ से ये लहरें जनरेट होती हैं और ये क्रमशः ऊपर आती हैं और फिर तटों की ओर बढ़ती हैं। जैसे जैसे ये तट की ओर बढ़ती जाती हैं, मतलब पोर्ट की ओर इनका मूवमेंट होता है, वैसे वैसे इनका साइज इंक्रीज करता जाता है, साइज बढ़ता जाता है और ये काफ़ी खतरनाक स्थिति है। मतलब ये समुद्र के अंदर जब उत्पन्न हुई तो इनका साइज मान लीजिए सपोज दैट इतना बड़ा था, और जब ये ऊपर आई तो इनका साइज इतना बड़ा हुआ, और तट तक पहुंची तो इनका साइज इतना बड़ा हो गया। तो आप सोच लीजिए कि इनमें इतनी तेजी से अगर आकार में वृद्धि हो रही है तो ये खतरनाक तो हो ही जाएंगे। ये बात है। इसके अलावा सुनामी वेवलेंथ्स हैव आल्सो बीन ऑब्जर्व अप टू 160 किलोमीटर। इनकी जो वेवलेंथ है वो 160 किलोमीटर तक की हो सकती है या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। मतलब ये 160 किलोमीटर से भी ज़्यादा वेवलेंथ वाली हो सकती है। ये किलोमीटर जो है, वेवलेंथ असल में क्या है, ये वेव की लेंथ है, मतलब जो वेव्स होती हैं उनकी लंबाई नापने का एक तरीका है, एक यूनिट है। तो यहाँ पर किलोमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एंगस्ट्राम का भी यूज़ करते हैं। तो एंगस्ट्राम का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि वो छोटा मात्रक है, छोटी यूनिट है। यहाँ पर हम किलोमीटर में इसे नाप रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो वेवलेंथ यहाँ सुनामी लहरों की करीब करीब 160 या उससे भी ज़्यादा किलोमीटर में हो सकती है। दे हैव हाई स्पीड, और इनके पास बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जिन वेव्स की वेवलेंथ बड़ी होती है, ज़्यादा होती है, उनके अंदर इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है, उनकी तीव्रता घट जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनकी स्पीड भी दुगनी चौगनी है। और स्पीड कब कैसी है तो उसको भी देख लीजिए, 650 किलोमीटर पर आवर। कभी कभी समटाइम्स ये 650 किलोमीटर पर आवर तक चल लेती हैं। 1 घंटे में 650 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेती हैं। अब आप सोच लीजिए ये कितनी तेज चलती हैं। तो इन्हें मतलब इनका जब जनरेशन होता है, इनका जब ओरिजिन होता है, वहाँ से लेकर पोर्ट तक या जो बंदरगाह है वहाँ तक पहुँचने तक इनका सही समय पर पूर्वानुमान लगाना ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये बहुत तेज़ रफ्तार में चलती हैं और पता लगा तब तक आ जाती हैं। तो ऐसे में दिक्कत होती है। इनका पूर्वानुमान लगाना बहुत आवश्यक है और समय रहते लगाना आवश्यक है। अभी जो टेक्नोलॉजी हमारी है उसमें दिक्कत यही होती है कि जब सुनामी लहरों के आने का एकदम ऐन वक्त आ जाता है, उस समय हमें पता लगता है। ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, तो उसी फास्ट टेक्नोलॉजी को हमें भी अपनाने की ज़रूरत है। आगे हम यह भी देखेंगे कि किस प्रकार की जो टेक्निक है वो इस्तेमाल की जाती है सुनामी को आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पर और देख लीजिए, फिर वही जो लाइनें हैं वो यहाँ रिपीट हो गई हैं, इन्हें देख सकते हैं आप, वही चीज़ है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, फिर से वही चीज़ यहाँ पर छाप दी गई है, तो इसको आप यहाँ से मत देखिएगा। ये पूरी जो लाइन है ना यहाँ तक, इसको आप छोड़ दीजिए, वही है पूरा ऊपर वाला। इसमें फिर रिवीजन की आवश्यकता नहीं है। इसमें यही कहा गया है कि सुनामी का मतलब क्या होता है। इसके अलावा इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है और इनका साइज जैसे जैसे हम किनारे की ओर बढ़ते हैं इंक्रीज करता जाता है। ये सब हम देख चुके हैं। यहाँ से इसमें मुख्य बात है द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। ये किस मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, ये अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है, वह 8.9 अगर होता है, मतलब 8.9 का मतलब क्या, ये रिक्टर स्केल पर जो मैग्नीट्यूड नापा जाता है अर्थक्वेक का पैमाना है इसका। आपने जो सीस्मोग्राफ नाम का ऑपरेटस था, यंत्र था, उसके बारे में सुना था। और सीस्मोग्राफ में 3 प्रकार के स्केल होते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा जो मान्य स्केल होता है, सब लोग मानते हैं, वो रिक्टर स्केल है। इसके अलावा मर्केली स्केल या इस प्रकार के और भी थे। अब जो रिक्टर स्केल है ये एक मैथमेटिकल स्केल है, इस पर 9 तक के पैमाने बने होते हैं। और इस पैमाने पर अगर हम नापते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं 8.9 ऑन रिक्टर स्केल कॉजिंग अ कैटास्ट्रोफिक सुनामी वेव्स। अगर 8.9 तीव्रता का भूकंप आता है, मतलब इतने रिक्टर स्केल की तीव्रता वाला अर्थक्वेक जनरेट होता है सी सरफेस पर, तो इसका नतीजा क्या होगा, कैटास्ट्रोफिक सुनामी वेव्स जो हैं वो जनरेट होंगी, उनका ओरिजिन होगा। अ टोटल ऑफ 11 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका एंड इंडिया वर हिट बाय दीज वेव्स। मतलब टोटल जो 11 देश हैं, हिंद महासागरीय क्षेत्र की बात की जा रही है, जो इंडियन ओशियन के तटवर्ती इलाके हैं, कोस्टल एरिया हैं, उनकी बात की जा रही है। तो इस रेंज में कौन कौन आएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और इंडिया, इस प्रकार के जो देश हैं। और ऐसे कुल मिलाकर 11 नेशंस हैं जो कि इससे बुरी तरह से प्रभावित होंगे। आफ्टर दैट, और इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ घटनाओं का जिक्र किया है। जैसे कि 11 मार्च 2011 को ये सुनामी आई थी, और ये सुनामी कहाँ पर आई थी, ये जापान की बात की जा रही है। और इससे पहले ये जो आपने 8.9 वाला देखा है ना, ये हिंद महासागर में आई सुनामी का उल्लेख किया गया है। तो आइए इसके बारे में जरा सुन लेते हैं। ये सुनामी की घटना जो थी ये 26 दिसंबर 2004 को हुई थी। ये वाली जो बात की जा रही है 8.9 वाला, इसका इवेंट जो था ये 26 दिसंबर 2004 को हुआ था। और इस तारीख को आई थी सुनामी, बहुत ही खतरनाक, और ये हिंद महासागर में आई थी। हिंद महासागर में सुमात्रा तट के पास जो सिम्यूल आइलैंड है, वहाँ पर करीब
9 या ये कह लीजिए कि 9 रिक्टर स्केल का पूरा भूकंप आया था। मतलब नियर अबाउट 9 रिक्टर स्केल का ये पूरा अर्थक्वेक था और इसकी वजह से प्रचंड सुनामी लहरें जो है वो उत्पन्न हुई थी। और इतनी तेज तीव्रता वाला अगर अर्थक्वेक जनरेट होगा तो स्वाभाविक है कि जो लहरें होंगी, जो वेव्स होंगी, उनका भी साइज और उनकी जो तीव्रता है वो बहुत ज़्यादा होगी। और इसका नतीजा ये निकला कि 3 लाख से भी ज़्यादा लोग जो तटवर्ती इलाके थे वहाँ मारे गए। ये सरकारी आंकड़ा है और सरकारी जो आंकड़ा होता है वो हमेशा कम होता है। जैसे अभी हाल ही में आप जो कोरोना वायरस से हो रही मौतें हैं उनको देख लीजिए। जो देशों की सरकारें आंकड़ा जारी कर रही हैं वो बहुत ही कम है, उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा लोग मर रहे हैं या कहीं ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो सरकारें एक सीमित आंकड़ा ही दर्ज करवाती हैं, कुछ हद तक तो छिपा ले जाती हैं और कुछ हद तक अगर जारी भी करती हैं तो उनके पास पर्याप्त उतना ज़्यादा आंकड़ा इकट्ठा नहीं हो पाता। मतलब सटीक एकदम अनुमान नहीं होता कि कितने लोग वहाँ पे मरे या कितना नुकसान हुआ। तो ये जो 3 लाख का आंकड़ा है, इससे कहीं ज़्यादा लोग वहाँ पर हताहत हुए थे, यानी मारे गए थे। और ये बहुत ही विनाशकारी मंजर था। हिंद महासागर में ये इवेंट हुआ था और सिम्यूल द्वीप के नीचे, ये सुमात्रा का मतलब सुमात्रा तट के पास सिम्यूल आइलैंड है, उसके नीचे वाला जो सी सरफेस था वहाँ पे ये अर्थक्वेक जनरेट हुआ था और वहीं से इन लहरों का ओरिजिन माना जाता है। और सबसे ज़्यादा नरसंहार कहाँ पर हुआ था? तो जो तटवर्ती होंगे या जो एकदम से द्वीपीय देश होंगे उनमें होगा। तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और भारत में जो दक्कन वाला तट है, मतलब पूर्वी और पश्चिमी घाट से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, वहाँ पे तमिलनाडु का जो क्षेत्र है उसकी बात कर लेते हैं, वहाँ पर भी हुआ था। और डिस्कवरी चैनल जो था, डिस्कवरी चैनल ने यहाँ पर एक कवरेज लिया था। तो उन्होंने सुमात्रा सुनामी के कारणों का पता लगाने के लिए सुनामी की घटना के 4 महीने बाद, मतलब ये डिस्कवरी चैनल का अपना रिसर्च कार्य था, ये शोध कार्य था। तो इसने क्या किया, सुमात्रा में जो सुनामी आई थी, ये विनाशकारी जो तबाही आई थी 2004 वाली, इसका पता लगाने के लिए एक खोजी अभियान दल हिंद महासागर में रवाना किया था। मतलब एक रिसर्च करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, जो खोजी लोग हैं, उनका दल, एक ग्रुप जो था वो गया हिंद महासागर में। और वहाँ पर जब रिसर्च हुई, मतलब 4 महीने बाद, 4 महीने तक कुछ नहीं हुआ, 4 महीने तक सिर्फ जो राहत और बचाव कार्य था वही चलता रहा। उसके बाद डिस्कवरी चैनल ने ये पता लगाने की ठानी कि अगर मतलब इस प्रकार की सुनामी आई है तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। और वो कारण पता करने के लिए इतने सारे लोग, मतलब एक बड़ा दल वहाँ पर गया और उन्होंने पता लगाया। उनके अनुसार ये कहा गया कि बर्मा, थाईलैंड और सुमात्रा, बर्मा यानी म्यांमार वाला हिस्सा, तो म्यांमार, थाईलैंड और सुमात्रा के तट के समांतर, उसके पैरेलल करीब 2400 किलोमीटर लंबी एक अंतःसागरीय दरार हो गई। मतलब अंदर क्या हुआ है, एक फाल्ट क्रिएट हो गया है। और इससे पहले हमने देखा है कि या तो फाल्ट बनेगा या फिर वहाँ पे फोल्ड बनेगा, अंदर कुछ ना कुछ जो इंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो काम करेंगे और तभी जो है सुनामी जनरेट होगी। तो यही यहाँ भी हुआ था। एक फाल्ट पहले तो क्रिएट हुआ था और उसका साइज कितना बड़ा था, 2400 किलोमीटर लंबा था। आप सोच लीजिए सी सरफेस पर इतनी बड़ी दरार। और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो भारतीय प्लेट है, जो इंडियन हमारी प्लेट है, हमने टेक्टोनिक प्लेट के बारे में देख रखा है, तो जो इंडियन प्लेट है वो बर्मा प्लेट के नीचे खिसक गई थी। ये जो 2004 वाली सुनामी थी, इसका नतीजा क्या हुआ था, मतलब इसके आने का जो कारण था वो क्या था कि पहले तो 2400 किलोमीटर लंबी एक दरार पड़ती है सी सरफेस पर और उस क्रैक के सहारे जो हमारी इंडियन प्लेट है वो बर्मा प्लेट के नीचे सरक जाती है और इस वजह से करीब 1200 किलोमीटर लंबी दरार जो है वो टूट जाती है, उसमें और ज़्यादा क्रैक आ जाते हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ कि जो उसका वेस्टर्न कोस्ट था, मतलब उसका जो वेस्टर्न एज था, कोस्ट कहना यहाँ सही नहीं रहेगा, जो उसका पश्चिमी किनारा था वो 12 मीटर तक ऊपर उठ गया, समुद्र की तलहटी से 12 मीटर तक ऊपर उठ गया। और 12 मीटर तक जब कोई सतह जो है इतना ऊपर ऐसे उठ जाएगी, अपलिफ्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे वाटर में घनघोर डिस्टर्बेंस पैदा होगा। और उसी का नतीजा था कि इस प्रकार की सुनामी लहरें जो कि बहुत विनाशकारी थी वो वहाँ आई थी। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हुआ और फॉल्ट क्रिएट हुआ तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो प्लेटें थी वो एक दूसरे के अंदर खिसकने लगी, सरकने लगी, उनका छेपड़ होने लगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो पश्चिमी इसका छोर था वो 12 मीटर तक समुद्र तल से ऊपर उठ गया, सी सरफेस से उसकी जो ऊंचाई थी वो 12 मीटर ज़्यादा हो गई और वहाँ के वाटर में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ और वहीं से इनका ओरिजिन माना जाता है। अब ये सब बातें हैं, तो ये कारण पता लगाने के लिए एक दल गया था और उसने ये रिसर्च का आंकड़ा जारी किया था। और भी कुछ चीज़ें हैं, ये तो हमने 2004 वाली सुनामी के बारे में देखा। अब इसके बाद जापान में भी इसी प्रकार का एक इवेंट हुआ था और जापान में बहुत बार ऐसा हो चुका है। जापान में भूकंप आना कोई बड़ी बात नहीं है, देख लीजिए। आफ्टर दैट द मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक ऑफ ऑल अकर्ड ऑन जापान्स नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑन 11 मार्च 2011। 11 मार्च 2011 को जापान का जो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट था
वहाँ पर एक खतरनाक या शक्तिशाली अर्थक्वेक देखा गया। और इसका नतीजा क्या हुआ, यह जो अर्थक्वेक था ये सी सरफेस पर आया था और इसकी वजह से सुनामी लहरें जनरेट हुई थी और मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था। मतलब बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन यहाँ देखने के लिए मिला था। द अर्थक्वेक वाज 9 ऑन द रिक्टर स्केल। और यह जो अर्थक्वेक था ये करीब 9 था रिक्टर स्केल पर। मतलब रिक्टर स्केल पर अगर इसको मीजर करते हैं तो ये 9 के आसपास हमें प्राप्त होता है इसका मैग्नीट्यूड। द इपी सेंटर वॉज 130 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द सेंडाई। इसका जो इपी सेंटर था वो सेंडाई द्वीप से 130 किलोमीटर की दूरी पर ईस्ट में था, यानी पूर्व दिशा में था, प्रशांत महासागर की ओर। द कैपिटल ऑफ मियागी प्रोविंस इन द जापान। मतलब जापान का जो मियागी प्रोविंस है उसी की ये कैपिटल है सेंडाई। तो वहाँ से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर ये पूर्व में इसका इपी सेंटर पाया गया। हमने फोकस और इपी सेंटर के बारे में देख रखा है। तो ये इपी सेंटर था और 373 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ द जापान कैपिटल टोक्यो। और जापान की जो कैपिटल है टोक्यो आप जानते ही हैं, तो वहाँ से 373 किलोमीटर, मतलब कुल मिलाकर 373 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में या इतनी डिस्टेंस पर इसका जो इपी सेंटर था वो पाया गया था। अलग अलग स्थानों से डिस्टेंस को नापा गया है। यहाँ पे सेंडाई से अगर हम नापते हैं तो 130 किलोमीटर आता है और अगर हम टोक्यो से नापते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये 373 किलोमीटर आती है। यहाँ पर तो इपी सेंटर था और इसके अलावा जो डेप्थ थी, मतलब इस इपी सेंटर की जो गहराई थी सी लेवल से, वह 24.4 किलोमीटर थी। 24.4 किलोमीटर की डेप्थ में ये जो इपी सेंटर था ये पाया गया था। ये हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं और ये अर्थक्वेक कब आया था, ये जापान में आया था 11 मार्च 2011 को। और इसका नतीजा हुआ था कि एक मैसिव डिस्ट्रक्शन लाने वाली सुनामी जो है वो ओरिजिनेट हुई थी। अब आगे देख लीजिए अगले वाले पैरा में, दिस अर्थक्वेक एंड सुनामी इन जापान लीड टू रेडियो एक्टिव लीकेज ड्यू टू एन एक्सप्लोजन एट फुकुशिमा दियाची न्यूक्लियर प्लांट। यहाँ पर जो फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट था उसमें एक एक्सप्लोजन हो गया। और एक्सप्लोजन क्यों हुआ, इसी की वजह से, यानी जो अर्थक्वेक और सुनामी उस समय आई थी 2011 में, उसी के रिजल्टेंट के तौर पर यहाँ पर रिएक्टर में पहले दरारें आती हैं, उसके बाद विस्फोट हो जाता है। नतीजा क्या होता है, जो रेडियो एक्टिविटी है वो वहाँ से लीक करने लगती है और आसपास का जो वातावरण है वो पूरा रेडियो एक्टिव हो जाता है। बड़ी ही खतरनाक स्थिति हो जाती है और ये बड़ा टेरिबल एक्सीडेंट था। यहाँ आप नीचे और देख सकते हैं, दिस वॉज कॉन्सिडर्ड टू बी द मोस्ट टेरिबल एक्सीडेंट सिंस द चेर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट इन यूक्रेन। चेर्नोबिल जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट था यूक्रेन में ये हुआ था, ये भी उतना ही हानिकारक या उतना ही विनाशकारी था, उतना ही खतरनाक था। चेर्नोबिल हादसा जो था उसमें भी जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उसमें दरारें आ गई थी। वहाँ पे पहले अर्थक्वेक आता है और इसके बाद जो रिएक्टर है उसमें दरारें आ जाती हैं, रेडिएशन वहाँ से लीक करने लगता है और इतनी ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन निकलता है कि आसपास के जो क्लाउड्स हैं, ऊपर जो आसमान में क्लाउड्स थे जो कि वर्षा कराने के लिए आसपास टहल रहे थे, वह भी पूरी तरह से रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। और विंड्स के सहारे, मतलब जो हवाएं हैं उनके सहारे इनका जो प्रवाह है ये मास्को की ओर होने लगता है। ये जो रेडियो एक्टिव क्लाउड्स वहाँ के थे वो मास्को की ओर बढ़ने लगते हैं और लोगों को ये डर लगता है कि अगर वहाँ जाके ये बरस गए तो रेडियो एक्टिविटी वहाँ पूरे मास्को में, मतलब रूस की जो राजधानी है, वहाँ फैल जाएगी। तो इस वजह से इनके ऊपर ड्राई आइस का बौछार किया गया, मतलब ड्राई आइस इनके ऊपर छिड़कवाई गई। ड्राई आइस क्या होती है, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसका छिड़काव किया गया और इन्हें रास्ते में ही बरसवा दिया गया, मतलब रास्ते में ही सुनसान स्थान पर इन्हें बरसने के लिए मजबूर कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि रेडियो एक्टिविटी दूर दूर तक फैल न सके। बादलों के सहारे भी रेडियो एक्टिविटी फैल सकती है, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। और उसका जीता जागता नमूना है ये चेर्नोबिल वाला जो हादसा था ये। तो ये फुकुशिमा जो था चेर्नोबिल के बाद दूसरा सबसे बड़ा या सबसे विनाशकारी यहाँ पे एक्सीडेंट के तौर पे देखा जाता है, जो कि रेडियो एक्टिविटी के मामले में हुआ था। और दोनों में ही भूकंप का परिणाम था कि जो रिएक्टर की दीवारें थी, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनकी दीवारों में दरारें आ गई थी, ये हमने देखा। और भी चीज़ें हैं। द हाइड्रोजन एक्सप्लोजन्स अकर्ड ऑन 14 मार्च 2011। मतलब पहले तो दरारें आती हैं, उसके बाद एक वहाँ पर एक्सप्लोजन होने लगते हैं फुकुशिमा में। और इसका नतीजा ये निकलता है कि जापान की सरकार को मजबूरन पूरा जो आसपास का एरिया था, या ये कह लीजिए कि पूरे जापान में न्यूक्लियर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती है। और ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसा फर्स्ट टाइम होता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, मतलब पूरे विश्व इतिहास में ये पहली बार होता है कि कोई देश या कोई जो क्षेत्र है वो अपने एरिया में न्यूक्लियर इमरजेंसी को घोषित कर देता है। न्यूक्लियर इमरजेंसी घोषित करने का मतलब ये है कि पूरे देश पर गंभीर रेडियो एक्टिव खतरा मंडरा रहा है। और जापान से अच्छा इसका जो नमूना है वो किसने देखा है, ये तो आप जानते ही हैं। 1945 का जो इवेंट था उसको कौन भूल सकता है। जापान तो बिल्कुल नहीं भूलेगा।
अमेरिका भले ही भूल जाए। तो जापान की सरकार पहले से ही उस हादसे का स्वाद चख चुकी थी, तो इसलिए यहाँ पे बिना देर किए इन्होंने अपनी न्यूक्लियर इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया ताकि इससे ज़्यादा नुकसान न हो सके, और इसे रोक भी लिया, मतलब सीमित कर लिया। इस पर आसानी से कंट्रोल पा लिया गया और उसके पीछे जो जापान की सरकार की समझदारी थी, सूझबूझ थी, वो जिम्मेदार थी। ये हमने देखा। तो इस प्रकार के अर्थक्वेक कितने विनाशकारी हो सकते हैं या जो सुनामी लहरें हैं उनसे कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ये हम महसूस कर सकते हैं। चाहे वो हिंद महासागर में आई हुई सुनामी हो, मतलब जहाँ सुमात्रा वाले एरिया में जितनी भी चीज़ें थी वो प्रभावित हुई थी 2004 वाली, या 2011 में जो जापान के आसपास की सुनामी थी, उसमें हादसे तो लगातार होते हैं। तो इनका पूर्वानुमान लगाना ये बड़ा ही आवश्यक होता है। मतलब इनके आने से पहले और आने से काफ़ी समय पहले अगर हम इनका अंदाज़ा लगा लें, जब समुद्र की तलहटी में फाल्ट बनने शुरू होते हैं या फाल्ट की वजह से डिस्टर्बेंस वहाँ से स्टार्ट होता है, तभी अगर इनका पता लग जाए तो हम काफ़ी हद तक जो डिस्ट्रक्शन होता है उसको रोकने में सक्षम हो पाएंगे। तो यहाँ एक टेक्नोलॉजी का नाम लिया गया है जिसका नाम है डार्ट। इसका फुल फॉर्म है डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। डी का मतलब डीप ओशियन, ए फॉर असेसमेंट, और इसके बाद आर का मतलब क्या है, रिपोर्टिंग, और टी का मतलब है सुनामी। तो ये डीप ओशियन असेसमेंट और रिपोर्टिंग का काम करेगा। और रिपोर्टिंग किस चीज़ की, सुनामी लहरों की। अब ये जो डार्ट टेक्नोलॉजी है, यह एक प्रकार की स्पेशल टेक्निक है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन या जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन जो है वो इमीडिएटली उस स्थान तक सेंड की जा सकेगी। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे देख लीजिए, देयर इज अ स्पेशल टेक्निक थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज सेंड इमीडिएटली टू द अप्रोप्रिएट प्लेसेस आफ्टर अ सुनामी इज डिटेक्टेड। मतलब सुनामी लहरें जब डिटेक्ट की जाती हैं समुद्र के सरफेस पर, अंदर जो सी सरफेस है वहाँ पर जब इनका डिटेक्शन होता है तो वहीं पर इनका पता लगा के और इमीडिएटली इसकी इन्फॉर्मेशन जो भी प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर इनके पहुँचने की संभावना है वहाँ तक भेजी जा सके, इसके लिए बनाई गई ये एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है। और इसमें दो मेजर पार्ट्स हैं, इसके दो बड़े हिस्से हैं। दो बड़े बड़े हिस्से कौन कौन से हैं, तो एक तो सोनामीटर है और दूसरा जो है वो सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग इक्विपमेंट है। ये दोनों मिलकर सुनामी लहरों का पूर्वाभास करते हैं और इसका पूर्वानुमान लगाकर जो आसपास के एरिया हैं जहाँ पर प्रभावित होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं वहाँ पर सूचनाएं भेजते हैं। द सोनामीटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक एट सी लेवल। अब जो सोनामीटर है वो क्या करता है, यहाँ पर मीटर शब्द लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये किसी चीज़ को मीज़र करता है, रिकॉर्ड करता है। तो वो मीजरमेंट यहाँ पर इंटेंसिटी का है, और इंटेंसिटी किस चीज़ की है, अर्थक्वेक की है। सी के सरफेस पर या सी लेवल पर जो अर्थक्वेक आते हैं वहीं से सुनामी का ओरिजिन माना जाता है। तो इन अर्थक्वेक्स की इंटेंसिटी कितनी है इसको नाप कर सोनामीटर अपने अंदर रिकॉर्ड करता है, और इसी हिसाब से जो थ्रेट वार्निंग है, मतलब खतरे की चेतावनी है, वो जारी की जाती है। मतलब जितने भी पॉसिबल एरियाज होते हैं जहाँ सुनामी हिट करने वाली होती है, पहुँचने वाली होती है, उनको इन्फॉर्म किया जाता है, उन्हें वार्न किया जाता है और बताया जाता है कि कितना नुकसान वहाँ पर हो सकता है। ये सब अनुमान होता है। इसके अलावा थ्रू सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग इक्विपमेंट, मतलब यहाँ पर ये जो ऑपरेटर्स है, इक्विपमेंट है, इसके द्वारा सिग्नलिंग और कम्युनिकेटिंग का काम किया जाता है। और ये सिग्नलिंग और कम्युनिकेटिंग किस चीज़ की होती है, सुनामी लहरों की होती है। तो इसका काम पूरा क्या है, डार्ट का, ये समझ लीजिए। डार्ट के दो टुकड़े हैं, एक तो सोनामीटर है जो कि भूकंप की तीव्रता को नापेगा और इसके आधार पर अंदाजा लगाएगा कि कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है और कितना समय हमारे पास बचा है। और उसके बाद जो ये दूसरा वाला इसका पार्ट है, यानी सिग्नलिंग और कम्युनिकेटिंग जो इक्विपमेंट है, ये क्या करता है, ये जितने भी पॉसिबल एरिया होते हैं जो कि सुनामी से हिट होने वाले हैं भविष्य में, जो निकट भविष्य है उसमें, तो वहाँ पर ये सूचनाएं भेजने का काम करता है। मतलब थ्रेट वार्निंग जारी करता है, खतरे की चेतावनी जारी करता है, ताकि वो समय रहते उस स्थान को छोड़कर हट जाए। हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। एट प्रेजेंट वार्निंग सिस्टम्स ऑफ सुनामी गिव इंफॉर्मेशन 8 आवर बिफोर अकरेंस ऑफ द एक्चुअल इवेंट। 8 घंटे पहले ये चेतावनियां वर्तमान समय में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा जारी होती है। मतलब सुनामी लहरें आने वाली है, उससे 8 घंटे पहले हम चेतावनी जारी करने में अभी सक्षम हैं, और ये काफ़ी कम है। साइंटिस्ट आर करेंटली वर्किंग टू एस्टेब्लिश कॉस्मिक रे डिटेक्टर्स इन 14 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट के ग्रुप हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो वर्तमान में इस बात पर काम कर रहे हैं कि कॉस्मिक रे डिटेक्टर जो है उनकी स्थापना अलग अलग जो 14 देश हैं जहाँ पर सुनामी के खतरे ज़्यादा मंडराते हैं वहाँ पर स्थापित किए जा सके। और इस प्रकार के ये जो नए टाइप के डिटेक्टर हैं जिनका नाम है कॉस्मिक रे डिटेक्टर, इनके द्वारा सुनामी की चेतावनी और पहले जारी की जा सकती है। अभी 8 ही घंटे पहले मालूम होता है और काफ़ी कम समय बचा होता है वहाँ से निकलने के लिए। लेकिन इसके द्वारा, मतलब जो कॉस्मिक रे डिटेक्टर है, इसके द्वारा करीब 1 दिन पहले, 20 से लेकर 24 घंटे पहले जो डिजास्टर की चेतावनी है या
जो थ्रेट वार्निंग है उसको जारी किया जा सकता है और इससे नुकसान से बचा जा सकता है। मतलब एक बड़े पैमाने पर लोगों को बचाया जा सकता है और जान माल की जो क्षति है उसको रोका जा सकता है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जो डार्ट है, डार्ट नाम की टेक्नोलॉजी जो आप देख रहे हैं, इससे 8 घंटे पहले हमें पता लगता है कि सुनामी लहरें आने वाली हैं, मतलब तट पर आने वाली हैं, और अपना जगह छोड़ दीजिए, अपनी जगह को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो इस बात पर काम कर रहे हैं कि ये जो कॉस्मिक रे डिटेक्टर है ये आ जाए और इसकी स्थापना अलग अलग देशों में जहाँ पे खतरा है सुनामी का वहाँ कर दी जाए। और इससे क्या होगा कि करीब 24 घंटे पहले हम जान सकेंगे कि सुनामी आने वाली है और उस जगह को छोड़कर सुरक्षित हो पाएंगे। इंडिया हैज़ डेवलप हाई एक्सपर्ट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब भारत ने कुछ विकास यहाँ पर किया है, तो भारत का डेवलपमेंट क्या है? एक हाई एक्सपर्ट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी DSS है फॉर प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ द सुनामी इन द कोस्टल एरिया। यह भी जो सिस्टम है, मतलब DSS की बात की जा रही है, यह क्या है? यह भी इंफॉर्मेशन देने वाला ही सिस्टम है, तंत्र है, जो कि सुनामी की चेतावनी जारी करता है कोस्टल एरिया में, तटवर्ती क्षेत्रों में। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन, यह जो सिस्टम है यह किस चीज़ पर बेस है? तो कई चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। एक तो इलस्ट्रेरियस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, दूसरा ऑप्टिकल, इसके अलावा जियो स्पेस और रिमोट सेंसिंग। ये सब जो टेक्नोलॉजी है इनका यूज़ करके ये जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर सुनामी की पूरी प्रायर इंफॉर्मेशन जारी करता है। ईपी सेंटर, बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर, टाइड रिलेटेड वार्निंग सेंटर नेटवर्क आर इंक्लूडेड इन इट। यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी इसका जो दायरा है वो बड़ा है, इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो ईपी सेंटर बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर, मतलब ये रिकॉर्डर है एक तरह का जो कि ईपी सेंटर का पता लगाएगा और तल पर कितना ज़्यादा दबाव है, जो सरफेस होता है सी सरफेस, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है तब सुनामी लहरें बनती हैं। प्रेशर का नतीजा होगा कि फाल्ट बनेंगे। फाल्ट अपने से तो बन नहीं जाएंगे, या तो अर्थ के अंदर जो इंटरनल पार्ट है वहाँ पर कुछ हलचल हो रही हो, मूवमेंट हो रहे हो, या फिर ऊपर से बहुत ज़्यादा पानी का प्रेशर पड़ रहा हो, इस वजह से क्रैक आएंगे। तो ये जो बॉटम प्रेशर होता है इसको रिकॉर्ड करने का जो काम करने वाला यंत्र है वो इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा टाइड रिलेटेड जो वार्निंग सेंटर्स हैं या उनका जो नेटवर्क है वो भी इसी का हिस्सा है, यानी DSS का ही हिस्सा है, और ये सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो इलस्ट्रेरियस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा ऑप्टिकल और जियो स्पेस, इसके अलावा रिमोट सेंसिंग की जो पद्धति है, टेक्नोलॉजी है, उसका भी इसमें यूज़ किया जाता है इसे और ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए। ये हमने देखा। तो अपने देश के भी प्रयास हैं और इसके अलावा विश्व स्तर पर भी कोशिशें की जा रही हैं। और डार्ट जो है ये वर्तमान में प्रचलित पद्धति है जिसका नाम है डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। लेकिन इससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो जो साइंटिस्ट हैं वो वर्तमान में इस बात पर काम कर रहे हैं कि हमारे पास कॉस्मिक रे डिटेक्टर आ जाए जिसकी वजह से हम 24 घंटे पहले तक सुनामी की चेतावनी जारी कर लें, जिससे कि डिजास्टर को और ज़्यादा रोका जा सके या कम किया जा सके। एकदम से रोका तो नहीं जा सकता, ये हम देख सकते हैं। इसके बाद और भी चीज़ें हैं। हमने सुनामी और अर्थक्वेक के बारे में देख लिया, और दोनों ही क्या करते हैं? विनाश करते हैं। दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि ये विनाशकारी है, नुकसान तो करेंगे ही, भले ही आप कितना भी बचाने की कोशिश करिए, लेकिन जो नेचर के क्रियाकलाप होते हैं उससे आप बच नहीं सकते। मतलब जितने भी प्राणी हैं वो उससे बचकर भाग नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो मरेंगे ही या उनका नुकसान होगा। तो उस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, इस नुकसान का प्रबंधन करने के लिए भारत के पास कुछ विधियाँ हैं, कुछ सिस्टम है, और उसके अलावा इन्होंने कुछ जोन बनाए हैं। तो उन जोन्स के बारे में देख लेते हैं। यह सीस्मिक जोन है, मतलब भूकंप प्रभावित क्षेत्र है या भूकंप के लिए संभावित क्षेत्र है, जहाँ पर भूकंप आने की संभावना कम या अधिक है, उसके आधार पर इन्हें जोन्स में बांटा गया है। भारत के अलग अलग भागों को डिफरेंट टाइप के जो जोन्स है उनमें रखा गया है, इन्हीं को हम देखने वाले हैं। माउंटेनियस रीजन ऑफ हिमालय एंड प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इज हाईली सेंसिटिव अर्थक्वेक जोन। जो पर्वतीय क्षेत्र है, अब पर्वतीय क्षेत्र किसका? हिमालय का। और इसके अलावा जो नॉर्थ का प्लेन है यानी उत्तर के मैदानी इलाके हैं वो हाईली सेंसिटिव जोन है। मतलब ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र है। किस लिए? अर्थक्वेक के मामले में। बिकॉज इंडियन प्लेट इज कंटिन्यूसली सबस्टाइडिंग अंडर यूरेशियन प्लेट। यहाँ पर जो इंडियन प्लेट है वो लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यूरेशियन प्लेट के नीचे। कहने का मतलब ये है कि यूरेशियन प्लेट जो है इंडियन प्लेट के ऊपर चढ़ी आ रही है, और यही वजह है कि हिमालयी क्षेत्र में लगातार भूकंप आते रहते हैं। हम इन्हें लगातार महसूस करते हैं, आए दिन भूकंप के झटके अनुभव किए जाते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि इंडियन प्लेट का लगातार यहाँ पे सबमर्जन हो रहा है। किसमें? जो यूरेशियन प्लेट है उसमें इस प्रकार की घटना हो रही है। और हमने देखा है कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो लगातार बढ़ रही है। दिस एरिया हैज़ ऑलरेडी बीन विक्टिम ऑफ मेनी डिजास्टरस अर्थक्वेक।
यह जो एरिया है, मतलब यह जो माउंटेनियस रीजन है हिमालय का, या जो नॉर्थ का प्लेन वाला एरिया है, यह पहले से ही एक मतलब गवाह रहा है या साक्षी रहा है किस चीज़ का, अलग अलग तरह के जो विनाशकारी भूकंप हैं उनका। मतलब यहाँ पे भूकंप आना कोई नई चीज़ नहीं है, और इससे पहले बहुत सारे ऐसे नमूने देखे गए हैं, उसका ये साक्षी रहा है, गवाह रहा है। इन विच अर्थक्वेक विच टुक प्लेस इन आसाम, यहाँ पर देख लीजिए कुछ अर्थक्वेक्स का जिक्र किया गया है जो कि अलग अलग स्थानों पर आए थे, जैसे कि आसाम में, इसके अलावा कांगड़ा में, बिहार में, नेपाल में और उत्तरकाशी में इस प्रकार के अर्थक्वेक्स देखे गए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर वाले थे। एंड अर्थक्वेक ऑफ 18 सितंबर 2011, 18 सितंबर 2011 को सिक्किम में 6.9 रिक्टर स्केल का या इतनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था। ये आप देख सकते हैं। इन्होंने मतलब ये जो रिक्टर स्केल पर आया हुआ अर्थक्वेक है जिसका मैग्नीट्यूड कितना था, इंटेंसिटी इसकी 6.9 थी, मतलब तेज था, हालांकि बहुत ज़्यादा तेज नहीं था लेकिन फिर भी तेज था। तो इसने बहुत ज़्यादा मात्रा में तबाही मचाई थी। द अर्थक्वेक ऑफ 25 अप्रैल 2015 इन नेपाल विथ इंटेंसिटी इन 7.8 इन रिएक्टर स्केल, मतलब यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, 7.8 है। नेपाल में जो 2015 में आया था भूकंप, मतलब नेपाल में उसका केंद्र था और उसका प्रभाव चारों तरफ देखने के लिए मिला था, मतलब पूरा हिमालयन क्षेत्र, उसके अलावा उत्तर भारत में भी, उत्तर प्रदेश में भी उसे महसूस किया गया था, लगभग हर इलाके में, हर हिस्से में। और यह जो भूकंप था इसे आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, मतलब ये आपके जीवन काल का भूकंप है और प्रत्यक्ष इसे महसूस किया जा सकता है। 2 बार आए थे झटके, मतलब इस समय जब हलचल हो रही थी 2015 में, तो 2 बार इस तरह के झटके 1 महीने के अंदर ही महसूस किए गए थे। और इसका जो केंद्र था वो नेपाल में था और इसकी तीव्रता वहाँ पर थी 7.8 रिएक्टर स्केल। सब कुछ हिलने लगा था। जो मैदानी इलाकों के लोग होते हैं वो अर्थक्वेक्स के ज़्यादा अभ्यस्त नहीं होते, उन्हें झेलने के लिए एक्सपर्ट नहीं होते, तो वो घबरा जाते हैं। तो जब ये आया था तो आसपास के इलाकों के लोग मकान छोड़कर बाहर भागने लगे थे और बहुत से लोग इसमें घायल भी हो गए थे। तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। फिलहाल ये अर्थक्वेक आया था और इसमें करीब 8,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। जहाँ इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे 8,000 से भी ज़्यादा लोग इसमें हताहत हुए थे, मारे गए थे। ये चीज़ें। इट इज़ नाउ बीइंग एज्यूम दैट नो रीजन ऑफ इंडिया इज़ अर्थक्वेक फ्री। अब यहाँ पर ये एक तरह से कल्पना की जाती है या मान लिया गया है कि भारत का कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है जहाँ पर अर्थक्वेक नहीं आते हो या नहीं आने की संभावना हो। इससे पहले ये माना जाता था कि कुछ एरिया भारत के ऐसे हैं जहाँ पर अर्थक्वेक आ ही नहीं सकते, वहाँ पर हलचलें या जो मूवमेंट्स हैं वो एकदम से शांत हो गए हैं। लेकिन ये मान लेना कि अर्थ के अंदर, अर्थ का जो इंटरनल पार्ट है उसमें जो मूवमेंट्स हैं वो ठंडे पड़ जाएंगे, ये असंभव है। अर्थ के अंदर लगातार मूवमेंट चलते रहते हैं। हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ रखा है और हमने देखा है कि प्लेटों में लगातार जो संचलन है वो होता रहता है, अंदर से क्रियाकलाप चलते रहते हैं। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि किसी भी लैंड एरिया का कोई भी हिस्सा शांत पड़ा रह सकता है? अर्थक्वेक का इवेंट कहीं भी हो सकता है। तो भारत में भी यही माना गया है कि अर्थक्वेक फ्री कोई भी जोन या कोई भी रीजन नहीं है। बिकॉज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट टूवर्ड्स नॉर्थवर्ड एंड द प्रेशर जनरेटेड बाई इट, जो इंडियन प्लेट है उसकी शिफ्टिंग लगातार किधर हो रही है? उत्तर की ओर हो रही है, नॉर्थवर्ड हो रही है। हमने देखा कि वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जाकर घुस रही है, दब रही है। मतलब भारत की जो ज़मीन है वो घटती जा रही है और वो यूरेशियन प्लेट के नीचे दबती जा रही है। इस प्रकार से वहाँ का जो एरिया है, वहाँ पर बॉर्डर पर कौन है? हिमालय है। हमने देखा था कि पहले यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में टेथिस सागर नाम की उथली जल संधि थी। बाद में क्या होता है, उसी में फोल्ड पड़ जाते हैं, दबाव की वजह से कंप्रेशन वहाँ क्रिएट होता है और कंप्रेशनल फोर्स की वजह से वहाँ पर फोल्ड बनता है और वही फोल्डेड माउंटेन हम हिमालय के रूप में देखते हैं। तो ये जो फोल्डेड माउंटेन है ये बनने की प्रक्रिया में है अभी। हिमालय क्या है? एक युवा पर्वत है और इस प्रकार का युवा पर्वत अभी विकसित हो रहा है। इसमें विकास लगातार हो रहा है, इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, इसमें निरंतर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो चल रहा है। और डेवलपमेंट कैसे होगा? अर्थ का डेवलप करने का या जो मदर नेचर है उसका डेवलप करने का तरीका अनोखा होता है। वो इसी तरीके से डेवलप करती है। उसके पास कोई हम लोगों जैसे हाथ तो है नहीं कि वो पकड़ कर किसी चीज़ को ऊंचा कर देगी या किसी ऊंचे स्थान पर रख देगी। हिमालय को अगर उसे ऊंचा करना है या उसकी हाइट को इंक्रीज करना है तो वो नीचे से जो सतह है उसको ऊपर उठाने का प्रयास करेगी और इसीलिए जो हमारी इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जाकर दब रही है। मतलब ये हमारी इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। अब इंडियन प्लेट जाकर इसके नीचे घुस रही है तो ये सतह क्या होगी? ऊपर उठेगी और ये सतह जब ऊपर उठेगी तो इसके ऊपर जो माउंटेन है उसकी भी हाइट बढ़ जाएगी। वही चीज़ यहाँ हो रही है और इसी वजह से लगातार अर्थक्वेक हम महसूस करते हैं। और ये जो अर्थक्वेक आते हैं या ये जो इवेंट हो रहा है, मतलब नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रहा है इंडियन प्लेट का, इस वजह से इंडिया का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कि अर्थक्वेक विहीन मान लिया जाए। मतलब ऐसा मान लिया जाए कि वहाँ पर अर्थक्वेक नहीं आ सकता।
ये हम यहाँ मानकर चलते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं। द इफेक्ट ऑफ एनर्जी वेव इन द इंटीरियर ऑफ द प्लेटू हैज़ इंक्रीज। अब यहाँ पर जो एनर्जी वेव्स हैं, जो भूकंप तरंगे हैं, या ये कह लीजिए कि सिस्मिक वेव्स हैं, उनके द्वारा जो जनरेट होने वाली एनर्जी है वह लगातार बढ़ रही है इस मूवमेंट की वजह से। जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रहा है प्लेटू में, इसकी वजह से ये लगातार इंक्रीज कर रही है। और यही एनर्जी जब रिलीज होती है तो अर्थक्वेक आते हैं, ये हम जानते हैं। When this energy tries to release itself, यहाँ वही चीज़ लिखी गई है कि जब ये एनर्जी प्रयास करती है अपने आप को रिलीज करने का, द कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट डेवलप इन द इंडियन प्लेट। तो इस प्रकार की कंडीशन में अर्थ की जो क्रस्ट है, मतलब जो भारत वाला हिस्सा है, इंडियन प्लेट जो है, उसमें जो क्रस्ट वाला एरिया है उस पर दरारें आती हैं, क्रैक बनते हैं या फाल्ट बनते हैं, और इन्हीं फाल्ट से जो सीस्मिक वेव्स हैं वो बाहर आती हैं। तो फाल्ट बनेंगे और फाल्ट लाइन जो होती है उसी पर अर्थक्वेक जनरेट होते हैं, ये हमने पहले ही देखा था। जहाँ भी फाल्ट लाइन बनती है वहाँ अर्थक्वेक आने की संभावना 99% हो जाती है। वहाँ पर भूकंप आने का प्रोसेस हो सकता है या होता ही है एक तरह से। तो यहाँ भी वही चीज़ है, मतलब हमारी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जाकर दब रही है, और इस वजह से इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर हो रही है, बीच में जो वेव्स हैं उनका स्टोरेज हो रहा है। और ये जो एनर्जी है ये जब बाहर रिलीज होने का प्रयास करती है तो जो अर्थ की क्रस्ट है उस पर क्रैक्स आते हैं, और ये जो फाल्ट बनते हैं इन्हीं फाल्ट लाइन पर अर्थक्वेक का सेंटर पाया जाता है, फोकस पाया जाता है, यहीं से उनका फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ हमने देखी। और यहाँ और भी चीज़ें हैं, उसको देख लीजिए। दिस इज द रीज़न दैट मेनी ऑफ द फाल्ट हैव आल्सो अकर्ड इन द जियोलॉजिकली स्टेबल इंडियन प्लेट। मतलब जो इंडियन प्लेट है जिसे कि हम लोग भौगोलिक रूप से स्थिर मान लेते हैं, स्टेबल मान लेते हैं, वहाँ भी इस प्रकार के बहुत सारे फाल्ट देखे गए हैं। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेजर अर्थक्वेक इन दोज एरियाज। और इससे ये संभव है, मतलब इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है कि विभिन्न प्रकार के जो अर्थक्वेक हैं या बड़े पैमाने पर जो भूकंप है वो अगले भविष्य में या निकट भविष्य में भारतीय प्लेट पर देखे जाएंगे। एक समय ऐसा था कि भारतीय प्लेट जो थी वो शांत थी, अपेक्षाकृत शांत थी, यहाँ पर भूकंप की घटना कम हो रही थी। लेकिन अब फिर से एक बार ये जो मूवमेंट्स हैं ये तेज हो गए हैं, और यही वजह है कि लगातार हर साल हमें भूकंप देखने के लिए मिलते हैं। तो ये भूकंप वाली जो घटनाएं हैं ये भविष्य में और ज़्यादा हमें दिखाई देंगी, और पूरे भारत में, मतलब पूरा जो भारतीय प्लेट है उसमें ये चारों ओर फैली हुई दिखाई देंगी। सिर्फ एक जो नॉर्थ वाला एरिया है सिर्फ वही नहीं, पूरे भारतीय प्लेट में ये देखने के लिए मिलेंगी, ऐसा यहाँ माना जाता है। ये हमने देखा। अर्थक्वेक्स आल्सो अकर मेनी टाइम्स ड्यू टू ह्यूमन इम्पैक्ट। यहाँ पर मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं उससे भी बहुत बार अर्थक्वेक्स आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लार्ज डैम्स जनरेट अ बैलेंसिंग फोर्स दैट इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ अर्थक्वेक्स इन और अराउंड द वाटर स्टोरेज एरिया। यहाँ पर क्या होता है, जो डैम्स बनाए जाते हैं, मतलब जो बांध बनाए जाते हैं, वहाँ पे एक बड़े अमाउंट में वाटर को स्टोर करके रखा जाता है, और वाटर का जो वेट है वह अर्थ की क्रस्ट पर पड़ता है, और जब वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग फोर्स है वो डिस्टर्ब होता है, और इस वजह से वहाँ फाल्ट बनते हैं और अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। इस प्रकार का प्रोसेस होता है, और यह क्या है, ये पूरी तरह से ह्यूमन इम्पैक्ट है। इसके अलावा एन एग्जाम्पल इन द 1967 अर्थक्वेक इन कोयना, महाराष्ट्र। कोयना एक नदी है, और कोयना डैम जो था उसमें दरारें आ गई थी। ये घटना है 1967 की, 1967 की। और इसमें हुआ क्या था, डैम में बहुत ज़्यादा वाटर स्टोरेज हो गया था, और जो वाटर का अमाउंट था वो अर्थ की क्रस्ट पर प्रेशर डाल रहा था, जिसकी वजह से अंदर फाल्ट क्रिएट हुआ, और फाल्ट क्रिएट हुआ तो भूकंप आया, अर्थक्वेक जनरेट हुआ। और अर्थक्वेक की आने की वजह से जो डैम की दीवारें थी उनमें दरार आ गई थी, ये हम जानते हैं। रॉकी स्ट्रक्चर आर नॉट नोटिस्ड व्हेन बिल्डिंग रोड्स। यहाँ पे जो रोड बिल्डिंग का प्रोसेस होता है, मतलब सड़कों को बिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है इन द हिली रीजन, मतलब जो पर्वतीय इलाके हैं, जो हिली क्षेत्र हैं, वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क कैसे बनती है, पहाड़ों को काट कर बनती है। जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं या बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं उनको कट किया जाता है, और काट कर बीच से रास्ता निकाला जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए ये पूरा एक पहाड़ी क्षेत्र था, मतलब ये पूरी एक पर्वत श्रृंखला थी, आपको बीच से रोड निकालनी है, इसके किनारे से आपको ऐसे रोड ले जानी है। तो कुछ एरिया आपको समतल चाहिए, प्लेन वाला चाहिए, तो आपने ऊपर से चट्टानों को कट कर दिया। अब कुछ पत्थर ऊपर ऐसे लटके हुए हैं, और पत्थर किससे जुड़े हुए हैं, बीच में सॉइल की जो लेयर होती है उससे वो आपस में अटैच है, फेविकोल की तरह वो उन्हें जोड़े हुए हैं। अब ये पत्थर लटके रहते हैं, और रास्ते में ऐसे सड़क बन गई, बीच से पत्थर को काट कर नीचे वाले जो चट्टाने थी उनको हटा दिया गया, और ऊपर वाली चट्टाने जस की तस लटकी हुई हैं। मतलब मान लीजिए ये रोड है,
यहाँ की चट्टानों को काट कर साफ कर दिया गया, ऊपर से पत्थर हटा दिया गया, लेकिन जो बगल वाली ऐसे दीवार है, पूरा पूरा पहाड़ तो आप काट नहीं सकते, तो बगल वाली जो दीवार है उस पर चट्टानें ऐसे लटकी हुई हैं, उनका बैलेंस बिगड़ गया और इसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन की घटना होती है और ये बड़ी बड़ी चट्टानें, भारी भरकम जो चट्टानें हैं, ये आकर इस पर पूरा कोलैप्स कर जाती हैं, गिर जाती हैं। इस प्रकार का प्रोसेस होता है। तो यह जो घटना है यह भी मनुष्य के द्वारा ही आमंत्रित की हुई घटना है, मतलब मनुष्य ही इसके पीछे जिम्मेदार है। बिना सोचे समझे जो यहाँ पे रोड बिल्डिंग का प्रोसेस होता है हिली रीजन में, मतलब इसमें इन चीज़ों पर ध्यान नहीं रखा जाता, तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक ऑन द रिक्टर स्केल आल्सो caused heavy loss of life due to lack of adequate safety measures in relation to measures मतलब मापी जाती है in relation to earthquakes in India। भारत में जो ज़्यादातर डिजास्टर होता है, मतलब बड़े पैमाने पर जो जनहानि होती है, उसके पीछे एक और कारण है कि लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। भूकंप आने पर किस प्रकार से अपना बचाव करना है, किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखना है और कौन कौन से हमें साधन अपनाने चाहिए, इसका अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है। भूकंप आता है और वो किसी गलत स्थान पर उस समय होते हैं और मारे जाते हैं। तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर हम खुद भी सचेत रहते हैं, मतलब अपने से जो सावधानियां हैं उन्हें रखते हैं, तो हम काफ़ी हद तक इसके नुकसानों से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और अगर हमने अपनी ओर से सचेतता रखी और इसके अलावा जो सरकारें हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रयास कर रही हैं, तो हम काफ़ी समय पहले भूकंप का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम भी हो जाएंगे और इसके द्वारा जो डिजास्टर होता है उसका मैनेजमेंट करने में भी सक्षम होंगे। ये चीज़ें हैं। यहाँ तक हमने अर्थक्वेक और सुनामी को देखा और उसके बाद उनसे होने वाले डिजास्टर के मैनेजमेंट को भी करने का पूरा प्रयास किया। यह जो डिजास्टर मैनेजमेंट था, यह प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ हमारी एक लड़ाई है, हमारा एक अभियान है जो कि लगातार चल रहा है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। सीस्मिक जोन्स, जो सीस्मिक जोन्स होते हैं जहां भूकंप आने की प्रोबेबिलिटी होती है, उनका नया क्लासिफिकेशन क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो हैज़ क्लासिफाइड 54% एरिया ऑफ द कंट्री इन 4 सीस्मिक जोन्स। यहाँ पर जो हमारा देश है उसके करीब 54% क्षेत्र को या 54% भाग को जो इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो है उसने क्लासिफाइड किया है 4 सीस्मिक जोन्स में, यानी 4 जो भूकंप क्षेत्र है या भूकंप जोन है उनमें इसे बांट दिया है इंस्टेड ऑफ 5, यानी 5 के स्थान पर। पहले ये कितने थे, 5 थे, अब इन्हें 4 भागों में बांट दिया गया है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी आल्सो कन्फर्म इट ऑन 21 सितंबर 2010। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी आल्सो कन्फर्म इट, मतलब यह जो इंस्टीट्यूट है इसने भी यहाँ पर कन्फर्म किया है, निश्चित किया है इस बात को, किस बात को, कि 4 सीस्मिक जोन में इसे बांटा गया है। और ये बात डिक्लेयर हुई थी 21 सितंबर 2010 में, सब्जेक्टिवली आफ्टर लातूर अर्थक्वेक। जो लातूर का अर्थक्वेक था उसके बाद इसे डिक्लेयर किया गया था। इट वॉज सपोज दैट अकॉर्डिंग टू रिक्टर स्केल, और इसका जो सपोजिंग का प्रोसेस है या इसको जो इसके लिए जो बेस बनाया गया है वो रिक्टर स्केल है, ये हमने देखा। सीस्मिक जोन हैज़ नॉट बीन प्रॉपरली क्लासिफाइड, यहाँ पर जो सीस्मिक जोन है उन्हें प्रॉपरली क्लासिफाइड नहीं किया गया था। एक्चुअली रिक्टर स्केल इज बेस्ड ऑन एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक। यहाँ पर देख लीजिए जो पहले वाला प्रोसेस था, मतलब पहले जिस प्रकार से सीस्मिक जोन डिक्लेयर किए जाते थे उसमें ज़्यादातर रिक्टर स्केल को बेस बनाया जाता था, लेकिन जो बाद में यहाँ पर बेस बनाया गया है उसमें रिक्टर स्केल को आधार नहीं बनाया गया है, मतलब कम आधार बनाया गया है, उसमें और भी टेक्नोलॉजी जो है उनको जोड़ा गया है। पहले पूरी तरह से रिक्टर स्केल पर ही बेस होकर जो सीस्मिक जोन होते थे उनका डिवीज़न कर दिया जाता था, लेकिन जब ये भुज वाला, माफ़ कीजिएगा, लातूर वाला जो भूकंप आता है इसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंज लाया जाता है। तो चेंज क्या है उसको देख लेते हैं। रिक्टर स्केल में कमियां क्या हैं? रिक्टर स्केल इज बेस्ड ऑन एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक एंड ड्यू टू दिस द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक ऑन द अर्थ सरफेस कुड नॉट बी मेजर्ड। मतलब रिक्टर स्केल किस बात पर काम करता है? रिक्टर स्केल का काम करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि जो एनर्जी रिलीज होती है, मतलब अर्थक्वेक के दौरान जो एनर्जी वेव्स रिलीज होती हैं उसको ये नापने का, उसको ये मीज़र करने का काम करता है। और यही वजह है कि अर्थ के सरफेस पर जो अर्थक्वेक का इफेक्ट है, प्रभाव है, उसका ये सही मूल्यांकन नहीं कर पाता, उसे आंक नहीं पाता कि असल में वो कितना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। एनर्जी उन वेव्स की कितनी है ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, वो कितना ज़्यादा डिजास्टर कर रही है, मतलब कितना ज़्यादा हानिकारक है, कितना उनका प्रभाव पड़ रहा है अर्थ के सरफेस पर, ये महत्वपूर्ण है। और इस चीज़ को नापने में रिक्टर स्केल फेल कर जाता है, तो इस मामले में इसे बेस नहीं बनाया गया। ओइंग टू दिस
द हेजार्डियस इफेक्ट बिकम वेरी टफ टू मीजर। अब जो इसका हेजार्डियस इफेक्ट है, मतलब भूकंपीय तरंगों का, सीस्मिक वेव्स का, उसको मीजर करना यहाँ पर इसके द्वारा, मतलब रिक्टर स्केल के द्वारा बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ये जो आंकड़ा आया है, मतलब 4 सिस्मिक जोन में डिवाइड करने का, इससे पहले रिक्टर स्केल को ही पूरी तरह से बेस बनाकर काम किया जाता था, लेकिन उसमें सही सही पूर्वानुमान लगाना या नुकसान का सही अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होता था। तो उसके लिए ये नया क्लासिफिकेशन किया गया। अब आइए इसे आगे देख लेते हैं। देयर आर ओनली 4 सिस्मिक जोन्स। अब यहाँ पर केवल 4 सिस्मिक जोन्स हैं बेस्ड ऑन न्यू स्केल्स। अब इन्हें नए स्केल के आधार पर डेवलप किया गया है, दैट इज मॉडिफाइड मर्केली इंटेंसिटी स्केल। अब इस नई स्केल का नाम क्या है? तो इस नई स्केल का नाम है मॉडिफाइड मर्केली इंटेंसिटी स्केल। रिक्टर स्केल को हमने अब कम यहाँ पर महत्व देना शुरू किया है, और एक नई प्रकार की मर्केली स्केल तो पहले से ही थी, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन किया गया, इसीलिए इसका नाम है मॉडिफाइड मर्केली इंटेंसिटी स्केल। और इसे हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं यम यम स्केल। यम यम स्केल का मतलब क्या? मॉडिफाइड मर्केली। यम यम डबल बार, मतलब 2 बार है, डबल यम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडिफाइड मर्केली। अब यह जो पैमाना है ये किस चीज़ पर बेस है? तो इट बेस्ड ऑन इफेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू अर्थक्वेक। मतलब जो सीस्मिक वेव्स हैं उनके इफेक्ट को ये कहाँ पर मीजर करता है? अर्थ के सरफेस पर मीजर करता है, और यही हम चाहते थे। तो ये काम हमें जो मॉडिफाइड मर्केली स्केल है, मतलब मॉडिफाइड मर्केली इंटेंसिटी स्केल है, उसके द्वारा ये काम करने में हमें आसानी होती है। इन द न्यूली मेड सीस्मिक जोन मैप ऑफ द कंट्री, हमारे देश के मैप में, नक्शे में जो नए बने हुए सीस्मिक जोन है, उसके आधार पर यहाँ एक नई टेबल बनी हुई है। और जो टेबल बनी है उसमें कुछ चीज़ें खास हैं। 1 हैज़ बीन एबोलिश्ड एंड ओनली जोन 2, 3, 4 एंड 5 आर लेफ्ट। 4 जोनों में बांटा गया है। इससे पहले कितने जोन थे? 5 जोन थे। तो 5 जोन जब थे तो जोन 1 से स्टार्ट होता था और 5 पर जाकर इसका द एंड होता था, लेकिन अभी 1 वाला जो जोन था उसको हटा दिया गया, इसे एबोलिश कर दिया गया है। अब केवल इसमें जो जोन बचे हुए हैं वो कौन कौन से हैं? 2, 3, 4 एंड 5 बचा हुआ है, मतलब कुल मिलाकर 4 जोन्स हैं। तो आइए इन जोन्स को देख लेते हैं और ये किस एरिया में आते हैं, मतलब कौन कौन सा एरिया इनसे कवर होता है, और यहाँ पर जो सीस्मिक वेव्स हैं इनकी इंटेंसिटी कितनी हो सकती है या कितनी होती है, यह हम टेबल के माध्यम से देखने वाले हैं। इसमें 3 पार्ट हैं, टेबल के 3 हिस्से हैं, 3 कॉलम बने हुए हैं। रो और कॉलम में आप इसे देखेंगे। पहले जोन है, तो जोन में जोन 2 को देखिए सबसे पहले, उसके बाद जोन 3 को देखेंगे, जोन 4 को देखेंगे, फिर जोन 5 में जाएंगे। कुल मिलाकर जोनों की संख्या कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो जोन 2 है ये लेस इंटेंसिटी वाली जोन है, मतलब यहाँ पर जो तीव्रता है वो कम होती है, और इस इंटेंसिटी, मतलब इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो 6 या इससे कम होती है, मतलब 6 या इससे कम वाली जो यम यम स्केल है उस पर इसकी तीव्रता को नापा जाता है। यहाँ पर रिक्टर स्केल को नहीं रखा गया है, यहाँ पर जो मर्केली स्केल है उसको बेस बनाया गया है। और इस एरिया में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो रेस्ट 46% पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब पूरे देश का कुल 46% जो हिस्सा है, जो पार्ट है, वो इसमें कवर होता है। ये पहली जोन थी, मतलब जोन 2 था। पहले का मतलब इसमें जोन 2 है, और जोन 1 को एबोलिश कर दिया गया है। इसके बाद जोन 3 को देख लीजिए। जोन 3 जो है ये मीडियम इंटेंसिटी वाला है। यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होती है? ये 7 के अराउंड होती है, 7 के आसपास होती है। इस एरिया में केरला, गोवा, गुजरात, इसके अलावा अपना यूपी, वेस्ट बंगाल, सम पार्ट ऑफ पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये जितने क्षेत्र हैं या जितने राज्य हैं वो इसमें आते हैं। और यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होती है? 7 होती है। और ये जोन 3 है जो कि मीडियम इंटेंसिटी का है, मतलब यहाँ पे मॉडरेट इंटेंसिटी वाले जो अर्थक्वेक हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, उनका फॉर्मेशन हो सकता है। आगे चलते हैं और जोन 4 को देखते हैं। तो जोन 4 जो है यहाँ पर इंटेंसिटी 8 के अराउंड होती है, मतलब 8 के आसपास होती है। इस एरिया में जो हिमालयन क्षेत्र है वो आएंगे, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, यहाँ आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर है, सम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, दिल्ली वाला एरिया है, सिक्किम है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी इलाका है, वहाँ पर दोआब ऑफ गंगा, गंगा का जो दोआब क्षेत्र है वहाँ, मतलब गंगा यमुना दोनों का। इसके अलावा बिहार, स्मॉल एरिया ऑफ महाराष्ट्र अटैच विथ वेस्टर्न कोस्ट, महाराष्ट्र का छोटा क्षेत्र, वह छोटा क्षेत्र जो कि पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ है, वेस्टर्न कोस्ट का अटैचमेंट जिसके साथ है, वहाँ पर भी इस प्रकार का जो जोन 4 है वो क्रिएट होता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान, राजस्थान में भी है, यमुना कोस्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो, मतलब दिल्ली में जो यमुना नदी का तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार के क्षेत्र बनते हैं, मतलब ये जोन बनाया गया है। ईस्ट दिल्ली, जो पूर्वी दिल्ली है वहाँ पर। इसके अलावा शाहदरा, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर,
गुरुग्राम, रेवाड़ी और नोएडा, ये सब आसपास के इलाके जितने भी हैं उसमें, वो सब जोन 4 में इंक्लूड हैं। तो इतने सारे क्षेत्रों को हमने जोन 4 में देखा, जहाँ पर इंटेंसिटी जो थी वो 8 के आसपास थी। जम्मू कश्मीर से हमने स्टार्ट किया था और दिल्ली का जो पूरा यहाँ पे रीजन था या जोन था उसको हमने देखा। इसमें महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा आता है, यूपी का भी जो नॉर्दर्न पार्ट है वो इसमें शामिल है। इसके अलावा सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, बिहार और इसके अलावा गंगा और यमुना नदी का जो दोआब क्षेत्र है वो भी इसी का हिस्सा है। ये सब हम देख चुके हैं। नोएडा वाला पार्ट भी इसी में आता है। तो ये सब जोन 4 का पार्ट है। हमने जोन 2 को देखा, जोन 3 को देखा और जोन 4 को देखा, जिसमें कि जोन 2 जो है वो लेस इंटेंसिटी वाला था। इसके बाद जोन 3 जो है उससे थोड़ा ऊपर वाली इंटेंसिटी थी, मतलब मॉडरेट लेवल था इसका। और जो जोन 4 है यहाँ पर हाई इंटेंसिटी थी। अब इसके बाद जो अगला वाला है यानी जोन 5, चौथे नंबर का, उसको देख लीजिए। यहाँ पर 9 या उससे अधिक, मतलब जो तीव्रता है भूकंप की इंटेंसिटी है वो 9 या उससे अधिक पैमाने पर होती है। और ये मर्केली स्केल है, यम स्केल इसको कहते हैं। जो जोन 5 है इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी के जो अर्थक्वेक हैं वो जनरेट होते हैं या उनके आने की पॉसिबिलिटी होती है। इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं तो देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो पूर्वोत्तर भारत है, वो इसमें आता है। नॉर्थ ईस्ट वाला जो पूरा पार्ट है भारत का वो जोन 5 में आता है। सम पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर का कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश पूरा का पूरा, मतलब जोन 4 में भी हिमाचल का कुछ हिस्सा आता है और जोन 5 में भी हिमाचल का कुछ हिस्सा आता है। लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो हिमाचल प्रदेश का है वो जोन 5 का हिस्सा है, यानी खतरे वाले जोन में है। इसके अलावा उत्तराखंड पूरा का पूरा और रन ऑफ कच्छ, कच्छ का जो रन है वो भी, यानी गुजरात वाला पोर्शन, सम पार्ट ऑफ नॉर्थ बिहार, उत्तरी बिहार का कुछ हिस्सा, अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये तो पूरा का पूरा जो है ये जोन 5 का हिस्सा है। तो जोन 5 में मैक्सिमम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी होती है। और यह जो है पैमाने पर अगर देखें, मतलब यम वाला जो स्केल है उस पर, तो ये 9 के आसपास होता है या उससे ज़्यादा ही होता है। इतना हमने देखा। और इसमें बहुत सारे जोन आते हैं, बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, उनके नाम भी देख लिए। हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देखा, उसके बाद जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से को देखा, हिमाचल प्रदेश लगभग पूरा ही इसी जोन में आता है। इसके बाद कच्छ का रन, बिहार वाला कुछ नॉर्दर्न पार्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हिंद महासागर में है, अपना ही द्वीप है, वो यहाँ पर पूरा का पूरा इसी में इंक्लूड है। तो इस प्रकार के अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं जिनकी इंटेंसिटी 9 या उससे ज़्यादा होती है। इस प्रकार से हमने अर्थक्वेक और सुनामी के बारे में इस चैप्टर पर पूरा डिस्कस कर लिया है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अर्थक्वेक पर देखा था, अर्थक्वेक के बारे में चर्चा की थी। यहाँ पर सुनामी लहरों पर चर्चा हुई। उसके बाद जो डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारा प्रोसेस है, जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं या उसमें जो इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। फिर उसके बाद कई जोन्स बटे हुए हैं अपने देश में, जिसके आधार पर भूकंप के संभावित खतरों की चेतावनी दी जाती है। तो उन नामों को देखा, उन जोन्स को देखा और ये भी जाना कि वहाँ पर कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ सकता है। यहाँ तक हमने इसे फिनिश किया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, हमारा अगला लेवल है, वो होगा चैप्टर नंबर 8। यहाँ पर हम वॉल्केनोज के बारे में देखेंगे, यानी आग उगलने वाले दानों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यह जो जाइंट है इसके मुंह से आग निकलती है और यह भी जो इंडोजेनिक फोर्सेस है उसी का एक पार्ट है। अभी तक हम लोग इंडोजेनिक फोर्सेस के ही एप्लीकेशन को देख रहे हैं, उसी के तरह तरह के एप्लीकेशन को यहाँ पर देख रहे हैं। ये वाला चैप्टर खत्म होने के बाद तब हम चलेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस में, मतलब जो बाहर वाले बल हैं जो कि सीधे साधे होते हैं। हमने देखा था कि मदर नेचर के 2 बेटे थे, एक इंडोजेनिक था, दूसरा एक्सोजेनिक था। जो इंडोजेनिक था वो शरारती था, खुराफाती था। अभी हम उसी के जो कारनामे हैं या करतूते हैं उसके बारे में देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 8 है, यहाँ पर इसके कारनामे खत्म हो जाएंगे। वाल्केनो को हम लोग लास्ट बार देखेंगे, कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, कौन से वाल्केनो लंबे समय से सो रहे हैं और एकाएक जग सकते हैं, कौन से मर गए हैं और कौन से एकदम कुंभकर्ण है, वो कभी भी उठने वाले नहीं है। तो इस प्रकार के अलग अलग जो वाल्केनो हैं उनको देखने वाले हैं। उसके बाद तब हम चलेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस में। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।